Good evening, class. So, in the previous class of your chemistry in chapter 2, we have been studying about the dual nature of the matter, in which we learned about the de Broglie equation, that E is equal to Hc upon lambda, and also we solved the one numerical of your NCERT regarding this numerical or this topic. Okay. So, our next topic was Heisenberg uncertainty principle. It is very important because what happened that Bohr in his model he tried to calculate the momentum as well as the velocity of an electron. Okay. So Heisenberg told that for a larger molecule or a larger object like car, bus, we human, when we try to learn or change to our position, we can calculate at a time the momentum. It means the position. Momentum का मतलब क्या हो जाएगा? आप उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर ऑब्जर्व कर सकते हो, साथ ही साथ आप उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो फॉर अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ लार्जर एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे कोई बस जाती है तो आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स भी आने लग गए हैं कि बस उसको हम लोग मीटर से नाप लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, एंड वी कैन सी एट अ टाइम दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और वी कैन एस्टिमेट कि हाँ ये बाइक जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है. तो ये किसके लिए था? लार्जर मॉलिक्यूल्स, ये लार्जर ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल ठीक था. ये जो उसने लॉजिक बताया ये बिल्कुल ठीक था. बट हाइजेनबर्ग का कहना था कि क्या एट अ टाइम पे पोजीशन एंड वेलोसिटी किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल है? क्या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल है? तो इस बारे में उसने बोहर्स के इस मॉडल में एक डाउट उसने सिलेक्ट कर लिया. कैसे सिलेक्ट किया? तो लेट्स सी. जस्ट सपोज कि आप एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, ठीक है, एंड वहां पे एक जैसे एटम के स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे हो, एंड जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एंड यहां से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है. एंड कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तभी ऑब्जर्व होती है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आए. When a light strikes on it and it gets reflected back to our eye, then only we are able to see that object at that time. Okay, so what happened कि when it strikes on the electron, तो इलेक्ट्रॉन का हमने अभी तक ये पढ़ा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास लाइट जा करके फोटॉन्स के फॉर्म में स्ट्राइक करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है एंड वो अपने ऑर्बिटल से बाहर जाने की कोशिश करता है, या इट ट्रेवल्स अराउंड इट्स ओन ऑर्बिट विद एन एक्स्ट्रा स्पीड. उसको क्या एनर्जी मिल रही है. तो हम लोग क्या किए, इसको जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इट मींस दैट बाहर से कोई ना कोई लाइट आके क्या करेगी, इसको स्ट्राइक करेगी. जैसे ही लाइट स्ट्राइक की, ये इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जल्दी से रोटेशन करने, जल्दी से रिवॉल्यूशन करना शुरू कर देगा. इट मींस इट विल चेंज इट्स पोजीशन. तो हम लोग उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हमको दिखाई नहीं देगा, एंड जब तक मान लीजिए हमने फिर से माइक्रोस्कोप से सेट करके इसको इस पोजीशन में लेके आए ताकि हमको इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तब तक पता चला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया. ठीक है. तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग का ये कहना था कि आप एट अ टाइम पे या तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो या तो उसकी मोमेंटम कैलकुलेट करो, यानी उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो. एट अ टाइम पे फॉर अ एनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन यू कैन नॉट मेजर द वेलोसिटी एंड मोमेंटम एट अ टाइम. It is completely wrong that it is here Bohr is saying that he has measured the velocity and momentum. ठीक है. तो उसने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यदि लाइट स्ट्राइक करेगा तो वो मूव करेगा, तो या तो हम उस तरह में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले या फिर हम उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर ले. तो दोनों कैलकुलेट करना गलत है. तो यदि हम दोनों कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा एरर है. ठीक है. वो एरर क्या था, तो उसके बारे में हाइजेनबर्ग ने एक डेफिनेशन दिया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर कि हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये केवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही अप्लाई होती है, लार्जर ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगी. इसका थ्योरी क्या था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द वेलोसिटी एज वेल एज द पोजीशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम. ठीक है. यू हैव टू टेक इट either you can calculate the velocity or either you can calculate the momentum of any electron. So he given the equation like delta x into delta p, where delta x is the error in the measurement of their position. हम क्या कर रहे हैं, उसकी पोजीशन. तो डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन. ठीक है. पोजीशन के
मेजरमेंट में जो एरर आएगा, ठीक है, एट अ टाइम पे दोनों पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो एरर जरूर होगा। एंड डेल्टा पी इज error in the measurement of value momentum, error in the measurement of momentum, ठीक है, ये मैं अपने लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ जाइएगा। And the momentum. So he told that when you are measuring the velocity and the position, momentum and the position at a time, then there is a certain error that error is equal to delta x into delta p. यानी दोनों का जो error आएगा that is either greater than or equal to h upon 4 pi, where h is the Heisenberg, h is the Planck's constant. What is the h? H is the Planck's constant. So we know that momentum p is equal to mass into velocity. Okay, so I can write in the place of momentum, I can write delta mv, where delta is the slight changes, कि error क्या आएगा, ठीक है, like when you are subtracting x2 minus x1, then it is known as delta x, ठीक है, यानी वो delta x को हम क्या बोलते हैं, subtracting the two changes, change in the quantity or change in the values, that is known as a delta. So as we know कि मास नेवर चेंजेस, चाहे आप कितनी भी स्पीड से क्यों ना ट्रेवल कर रहे हो, आपका मास कभी नहीं बदलता है, तो m को मैं बाहर लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट इट लाइक एज डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये एरर आता है, m को मैं डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, सो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 6.634 into 10 raised to the power minus 34 and m is equal to 9.103 into 10 raised to the power minus 31. जब आप इस वैल्यू को प्लेस करते हैं तो जो आंसर आता है that is 10 raised to the power minus 4. So what is that? So here that delta x into delta v is equal to 10 greater than or equal to 10 raised to the power minus 4. यानी जब भी आप किसी चीज को मेजर करेंगे एट अ टाइम पे, ठीक है, तो जो भी आपका एरर आएगा वो 10 raised to the power minus 4 का एरर होगा, ठीक है, यानी कि यदि आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि किसी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम 10 raised to the power minus 10 है, तो वहां पे जो एरर रहेगा वो 10 raised to the power minus 4 है, यानी एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी वो 10 raised to the power minus 6 रहेगी, ठीक है। ये इसका कहना था कि सडनली ऐसा भी, मतलब जो भी आप कैलकुलेट करोगे मोमेंटम या वेलोसिटी या पोजीशन, तो उस केस में आपका जो एरर है वो 10 raised to the power minus 4 रहेगा। तो 10 raised to the power minus 10 में कितना एरर आ रहा है, तो एरर जो आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसका रेडियस मेजर किया या वेलोसिटी मेजर की 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है 10 raised to the power minus 6 मीटर पर सेकंड है। इट मींस यू हैव टेकन 10,000 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा, आपने ये क्या किया है, एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया है। सो you have to do it. So this was the Heisenberg's uncertainty principle, कि उसमें उसने क्या कहा कि एट अ टाइम पे पोजीशन एंड मोमेंटम कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है फॉर एनी सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 4 होता है। नाउ you must note this all of you because it is very important and you must read your textbook for understanding it better way. Now our next topic is Schrodinger wave equation, which is a part of quantum number. So its topic is Schrodinger wave equation. यूजुअली जो डिबेट चल रहा था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, लाइक दिस वे अराउंड अ न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रॉन जो है वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो अब यूजुअली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इसको वन डायमेंशनल लेकर के समझ रहे हैं। हमको पता है स्पेस टोटल 3D होता है, इट मींस देयर आर टोटल 3 एक्सिस, दैट इज x, y एंड z, दैट इज x, y एंड z। एंड जरूरी नहीं है कि ये तीन हो, इसके नेगेटिव भी होते हैं, लाइक इट इज -x, इट इज -y एंड इट इज -z। यानी इलेक्ट्रॉन यदि वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो वो किसी भी एक्सिस में जा सकता है। ऑल दी 6 एक्सिस इट कैन ट्रेवल, हो सकता है +x में भी जाए, +y में भी जाए, -x में जाए, -z में जाए, एनी ऑफ द पॉसिबल एक्सिस इट कैन
ट्रेवल। तो श्रोडिंगर ने इसको एक सॉल्व आउट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बदल रही है, तो उसने एक प्रोबेबिलिटी इक्वेशन बनाया जिसके थ्रू उसे बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस कैसे हम मेजर कर सकते हैं, या किसी भी स्पेस में। व्हाट इज दिस, द थ्री एक्सिस आर नोन एज अ स्पेस। ये क्या कहलाता है, स्पेस कहलाता है। तो स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इट्स बेसिकली गिविंग द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेव नेचर, बट यूजुअली ही हैज टेकन द बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ। उसने पार्टिकल एंड वेव नेचर के बेसिस पे ही पूरा का पूरा इक्वेशन दिया था। तो जो इक्वेशन कुछ था वो कुछ इस तरीके से था, वेट अ सेकेंड। So the equation was delta square psi upon delta x square plus delta square delta square psi upon delta y square plus delta square psi upon delta z square plus 8 pi square m upon h square e minus b psi is equal to 0। ये डिराइव कैसे हुआ, कहाँ से आया, it is not important for all of you that if you will give your have your higher studies in the chemistry, then you will learn that how this formula is being derived. So basically he given the equation in the form of like this, that is we call psi is known as we pronounce it as psi, it is a Greek language, and here the psi is known as a wave function. What it is known as? It is known as a wave function. He given the equation on the basis of all the three axes, that is x, y and z, and he told that delta square psi upon delta x square plus delta square psi upon delta y square plus delta square psi upon delta z square 8 pi square m h square, where h is Planck constant, m is the mass of electron, e is the energy of electron, and b is the potential energy of electron. Psi is equal to 0. So on the basis of this, he given the equation for all the three axes of a electron, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फाइंड करता है। नाउ व्हाट इज हियर द साई वेव फंक्शन डिनोट्स, ये क्या डिनोट कर रहा है कि इसकी इतनी क्या इंपॉर्टेंस आ गई कि सडनली उसने इस वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, साई का। नाउ साई इज नोन एज कि एक्स वाई जेड एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, अब जैसे जैसे वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन वहीं जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, वही है। सो इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साई क्या है कि उस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। जैसे एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, माइनस एक्स एक्सिस में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वाई में, माइनस वाई में, जेड में, माइनस जेड में। सो व्हाट डज द साइड वेव फंक्शन साइड डिनोट, इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, कि इलेक्ट्रॉन की उस स्पेस में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यदि ये पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन वहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव, ये अगर निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन वहां निगेटिव एक्सिस में है तो वैल्यू भी कंप्लीटली क्या आएगी, निगेटिव आएगी। सो टू सॉल्व आउट दी प्रॉब्लम ऑफ निगेटिविटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि अगर निगेटिव एक्सिस में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो रहा है, इट मींस दैट द वैल्यू इज गेटिंग निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी निगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। सो बेसिकली ही यूज्ड द टर्म साई स्क्वायर to make the probability possible, probability positive, and he told that psi square denote the probability of finding the electron at that space or point। ठीक है, उस पॉइंट में जैसे सपोज कि पूरा का पूरा एटम है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो साई स्क्वायर बताएगा, यहाँ पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो साई स्क्वायर बताएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे गिवन अ कंप्लीट गुड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसपे उन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसी इक्वेशंस के थ्रू उन्होंने क्वांटम नंबर को इन्वेंशन, क्वांटम नंबर नाम के टॉपिक को इन्वेंट किया, और जिसके बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर अराउंड द एटम बताया था।
तो व्हाट इज अ क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है, ये कंप्लीट एड्रेस देता है किसी के इलेक्ट्रॉन का। नाउ देयर कम्स अ न्यू पॉइंट। होप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि इसने सिर्फ ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी, मतलब इसने इक्वेशंस के थ्रू हेल्प करके बताया था कि किसी भी एक्सिस में या किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रॉन के होने की चांसेस क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच द क्वांटम नंबर टॉपिक केम, एंड there is one point that I have to make you clear, that is nodal point, nodal point and nodal plane, nodal point and nodal plane, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी जीरो हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोडल पॉइंट। कि जस्ट सपोज मैंने एक पॉइंट बना दिया, मैंने कहा यहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, इट मींस दैट साई स्क्वायर इज जीरो, probability is completely zero, so that point is known as nodal point, and the plane on which this point is lies is known as a nodal plane. So what you will write in the definition of nodal point, the point where the occurrence or the probability of finding of electron is completely zero is known as a nodal point, and the plane on which this point lies is known as a nodal plane. So after this, our next topic is quantum number, which we will study in next class. Because for today you have to understand the Heisenberg uncertainty principle very clearly, and you have to study about the Schrodinger wave equation from your NCERT book regarding the nodal points and nodal plane. So quantum number, I have told you, it is the address of any electron. It gives the complete information of a single electron, or how many electrons are there, and it gives the information regarding each and every electron very clearly. So quantum number is further divided into 4 types. First is principal quantum number, which gives the information of the shell of any electron, कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, जैसे हमने K, L, M, N पढ़ा है उसी हिसाब से। सेकेंड इज एजिमुथल, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द सब शेल और ऑर्बिटल्स, सब शेल या फिर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, magnetic quantum number, which gives the information of the orientation of electron, which we will also study. And fourth is spin quantum number, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. So this we will study in our next class. So till now you must revise the topic very carefully, and if you have any doubt you can ask me directly, and don't forget to comment your name in the YouTube comment box. Take care all of you.